नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताएंगे। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी होगा और साथ ही इंटरनेशनल ज्वेलरी शो से क्या कुछ निकल कर आ रहा है। जो GJEPC यानी जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो इंटरनेशनल शो था बेंगलुरु में, वहां से क्या कुछ निकला है, वहां क्या लग रहे हैं जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के लिए संकेत, वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले गोल्ड का अपडेट दे दे। लगातार नया हाई बनते जा रहा है। हमने फ्राइडे को भी देखा था कि रिकॉर्ड रैली जारी थी और आज लगातार नया ऊंचाई छूता जा रहा है। शुरुआत हालांकि सुस्ती के साथ हुई थी, लेकिन अब देखिए 59,731 रुपए की नई ऊंचाई पर सोने का भाव पहुंच चुका है। फिलहाल 333 रुपए की तेजी MCX पर सोने में दिख रही है। जबरदस्त तेजी का माहौल है, लगातार ये तेजी बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते 5% तक की मजबूती के बाद आज ये तेजी फिर से आगे बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक नया हाई बनाता जा रहा है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, ये तेजी आपको कहां तक जाती दिख रही है? इक्विटी में एक तरफ बिकवाली और सोने में लगातार निवेशकों का रुझान बना हुआ है। क्या करना चाहिए? जो ट्रेडर्स और निवेशक अभी देख रहे हैं गोल्ड के, उनके लिए क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से गोल्ड अभी भी एक अप ट्रेंड में ही है। इनफैक्ट काफी टाइम से अप ट्रेंड में था। नीचे जो 1810 का जो सपोर्ट लेके वहां से जो मार्केट खींचा है, आई थिंक ये एक सेकेंड लेग ऑफ रैली है और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये 1990 कॉमेक्स पे अगर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्रीवियस हाई है कॉमेक्स में उसे निकाल देगा एंड इट माइट गो हायर टिल 2100 2120 और उसके ऊपर और भी अपसाइड इसमें आ सकता है। रीजन बीइंग दो मेजर रीजन है। एक तो जो क्राइसिस चल रहा है, बैंकिंग क्राइसिस, आई थिंक दैट इज फार फ्रॉम ओवर। तो वहां से एक सपोर्ट मिल रहा है एज अ सेफ हेवन। और दूसरा जो फेड का स्टांस को लेके है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि फेड माइट गो फॉर 50 बेसिस पॉइंट हाइक और ये साल पूरे साल में शायद वो कट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो क्राइसिस उभर के आया है, आई थिंक वो उसके बाद से अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि इस वीक में जो FOMC मीटिंग है उसमें दे माइट गो फॉर 25 बेसिस पॉइंट हाइक और ये साल में कट की पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो दैट इज एन एनवायरनमेंट विच इज वेरी गुड फॉर प्रेशियस मेटल्स, स्पेशली गोल्ड। तो वो एक मेजर रीजन है जिसके चलते गोल्ड में एक ऊपर का एक रुझान बन सकता है। प्लस रिसेशनरी फियर जो है वो गोल्ड को सपोर्ट करेगा। चार्टिकली अगर देखें तो वीकली चार्ट्स पर एक बहुत अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और जो पिछले वीक का हाई था, पिछले वीक का जो ब्रेक था, आई थिंक हाई पे क्लोज हुआ है। तो मेरे हिसाब से वो एक काफी पॉजिटिव फैक्टर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1990 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाता है ये वीक में तो पॉसिबिलिटी है कि 2100 2120 डॉलर तक गोल्ड के प्राइसेस जाए। और अगर हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट लेते हैं तो दैट कम्स टू समवेयर अराउंड $2320। तो मेरे हिसाब से बहुत अपसाइड बाकी है गोल्ड में अभी भी। और इंडियन मार्केट्स में रुपी डिप्रिसिएशन भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। तो हमें लग रहा है कि 62,000 से 64,000 तक के लेवल हम गोल्ड में जल्दी देख सकते हैं। अनुज जी, आप क्या सलाह देंगे? गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है, 59,731 का हाई छू लिया। अब देखिए 59,900 के करीब ये तेजी बढ़ती जा रही है। अनुज जी, क्या सलाह है, क्या करना चाहिए यहाँ पर ट्रेडर्स को? देखिए विश्वमोहन जी, सबसे पहले तो आपको मैं अपडेट कर दूं कि अभी हाई हो गया है 59,906 का। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो यहाँ पर जी जी अनुज जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन अब गोल्ड का जो नया हाई आप देख सकते हैं यहाँ पर MCX पर गोल्ड का नया हाई 59,779 रुपए का हो गया है। करीब करीब 380 रुपए की तेजी फिलहाल गोल्ड में दिख रही है और ये जो तेजी है ये बढ़ती ही जा रही है। अनुज जी के पास वापस जाएंगे, कुछ टेक्निकल ग्लिचेज है, लेकिन हमने जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो इंटरनेशनल शो था बेंगलुरु में, वहां पर कुछ खास बातचीत की। उन लोगों ने क्या कहा, इस ऊंचे भाव पर भी किस तरह का डिमांड फिजिकल में है, ज्वेलर्स क्या कह रहे हैं, आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। सबसे पहले GJPC के नीरव भंसाली जिसे हमने खास बातचीत की, वो अंश आपको सुनवाते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पर डिमांड किस तरह की? आपको लग रहा है कि डिमांड हर्ट होगा, लोग अभी दूर होंगे, उन्हें लग रहा है कि टेम्पररी प्राइस है, जब क्योंकि इसमें जिस तरह के संकट का भी प्रीमियम है, रूस यूक्रेन वॉर का भी प्रीमियम है, आपको लग रहा है ये सब सारी चीजें जब शांत होगी तो भाव अचानक से तेजी से कम होंगे? डेफिनेटली जब भी इतना बड़ा उछाल चढ़ाव होता है तो डिमांड उस दिन थोड़ी स्लो हो जाती है। पर इंडिया में जो गोल्ड की जो
एफिनिटी है, जितना लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी प्राइस में गोल्ड की डिमांड इंडिया में कभी भी कम होगी। किस तरह के टिकट साइज की डिमांड आजकल ज़्यादा है और किस तरह के प्रोडक्ट में गोल्ड की ज़्यादा डिमांड हो रही है, चांदी की हो रही है या फिर डायमंड ज्वेलरी की ज़्यादा हो रही है? एक्चुअली ये अभी के समय के नहीं, लेकिन लास्ट 1 साल के अंदर देखें तो डायमंड, गोल्ड, सिल्वर तीनों के अंदर बहुत ही बड़ा मतलब वेरी वेरी गुड डिमांड रहा है। हर सेक्टर ने काफ़ी ग्रोथ किया है और लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया के अंदर ये तीनों कैटेगरी के अंदर बहुत पॉसिबिलिटी है। कुछ प्राइस की भी बात कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है? आपको लग रहा है कि मौजूदा भाव सही है खरीदारी के लिए, अभी रुकना चाहिए? अगर कोई खरीदता है तो आगे 1 साल के लिए यहाँ से कितनी तेजी की संभावना गोल्ड में लग रही है और चांदी में कितनी तेजी की संभावना है? ये अचानक जो लास्ट 4-5 दिन में प्राइस बढ़ गया है, इसको थोड़ा भी 1-2-4 दिन देख लेना चाहिए। ये शायद कहीं पे सेटल हो जाए, लेकिन फिर जहाँ पे भी सेटल होता है वहीं से 1 साल के अंदर प्राइस ऊपर ही जाना है। ओके। डिमांड बहुत स्ट्रांग है। ओके। लैब ग्रोन डायमंड काफ़ी चर्चा में है, सरकार का भी फोकस है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। किस तरह का भविष्य आप देख रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड में? बहुत ही बड़ा सेक्टर बनने वाला है, बहुत ही डिमांड खुल रही है, एक नई स्ट्रीम जनरेट हो रही है रेवेन्यू लेकिन के आपको लिए। नहीं लगता है कि ये इमिटेशन ज्वेलरी को इमिटेट कर रही है नेचुरल को इमिटेट करके? क्योंकि वैल्यू वाइज भी अगर आप देखें तो रीसेल वैल्यू तो उस तरह की मिल नहीं रही है लैब ग्रोन डायमंड में। तो आपको लग रहा है कि सस्टेनेबल मार्केट है ये? 100% सस्टेनेबल मार्केट है और इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होना है। गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत सपोर्ट है, कंज्यूमर के लिए बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग है, एक नया सेगमेंट जो डायमंड नहीं खरीद रहा था। ओके, यानी नीरव भंसाली साहब को लगता है कि ऊंचे भाव जो अभी फिलहाल दिख रहे हैं, हो सकता है कि वो टेम्पररी प्राइसिंग हो, कुछ यहां से कूल डाउन जब प्राइसेस हो तभी आप एंट्री करें। एक और एक्सपर्ट वहां पर एक ज्वेलर थे हार्दिक शाह, उनसे भी बात की थी गोल्ड प्राइस को लेकर, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। गोल्ड का रेट जो इंक्रीज हो रहा है उस पर जो इंडियन सिटीजन का जो विश्वास सोने पे और बढ़ रहा है। सो आई थिंक रेट बढ़ने से उनका डिमांड और उनका एपिटाइट भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन विल इंक्रीज। क्या लग रहा है ये जो मौजूदा भाव 59 के ऊपर जो वायदा में चले गए हैं, हाजिर में तो अगर आप जीएसटी के साथ देखें तो 60 के ऊपर भाव है, क्या करंट लेवल से भी और अभी आपको लग रहा है कि ऊपर जाने की क्षमता है कि गोल्ड में? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो प्राइस ऊपर जा सकता है, एज वेल एज करेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज अभी थोड़ी ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा टर्बुलेंस है। जैसे वो सेटल होता है विल गेट अ क्लियरर पिक्चर इन द अपकमिंग वीक। ओके। आप इस तरह के एग्जीबिशन में किस तरह का रिस्पांस जो रिटेलर्स है उनकी तरफ से आ रहा है? उनकी तरफ से क्या वो स्टॉक बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आगे गुड़ी पाड़वा के बाद फिर अक्षय तृतीया भी है, तो क्या उसकी भी तैयारी चल रही है क्या? नहीं, 100% डेफिनेटली। हमें जीजेपीसी ने जो आयोजित तृतीया का एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज किया है, वी गॉट अ ग्रेट फुटफॉल, बहुत सारे जूलर्स आ रहे हैं और लास्ट सीजन में उनका जो स्टॉक रिप्लेनिशमेंट के लिए और अपकमिंग अक्षय तृतीया गुड़ी पड़वा के लिए दे आर बाइंग न्यू स्टॉक, न्यू डिजाइंस एंड न्यू कलेक्शन, एंड दिस बीइंग द फर्स्ट शो ऑफ द एंटायर ईयर ऑफ 2023 विच इज टेक्निकली अ कोविड फ्री ईयर। तो उस हिसाब से सेंटिमेंट इज क्वाइट अपबीट बोथ ऑन द कंज्यूमर लेवल एंड ऑन द रिटेलर लेवल एज वेल। ओके। चांदी काफ़ी समय से चल नहीं पा रही है, क्या लग रहा है चांदी में अब यहाँ से ज़्यादा दम दिख रहा है? हालांकि पिछले अगर हफ्ते भर की बात करें तो कुछ रैली यहाँ पे ज़रूर दिखी है, कैचअप रैली दिख रही है, लेकिन क्या आगे भी चांदी गोल्ड को आउट परफॉर्म करती दिख सकती है क्या? बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है, बट सिल्वर ऑलवेज हैज़ बीन स्टेबल, इट हैज़ बीन स्टेबल। पिछले 2 या 3 साल से वो स्टेबिलिटी पे रहा है, बट जितना मूवमेंट हमें गोल्ड में दिख रहा है मुझे नहीं लगता उतना मूवमेंट हमें सिल्वर में भी देखने को या चांदी में भी देखने को मिलेगा। मौजूदा भाव जो भाव है आपको लग रहा है खरीदारी के लिए सही है? जो रिटेल ट्रेडर या जो भी खरीदार है जो पर्सनल यूज़ के लिए खरीदना चाह रहा है कि ये भाव सही है, आपको लग रहा है कि महंगा है? मैं एज ए ज्वेलर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, एक एक्सपर्ट के तौर पे आप क्या सलाह देंगे? मैं एज एन एक्सपर्ट मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आपके घर में अभी शादी आ रही है या कोई ओकेजन आ रहा है एंड यू हैव टू बाय, आई थिंक आपको वेट नहीं करना चाहिए। करंट प्राइसेस आर नॉट एक्सॉर्बिटेंटली हाई, बहुत ज़्यादा भी ऊपर नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आई वुड रिकमेंड कि अभी आप बाई कर सकते हैं इन प्राइसेस पे। ओके। इन प्राइसेस पे डिमांड किस साइज के, किस टिकट साइज की बाइंग ज़्यादा दिख रही है? हमें मिड टू हाई लेवल दो सारे सेगमेंट्स में हमें डिमांड उसके अंदर दिख रही है। प्राइस बढ़ने से कुछ एडवर्स इफेक्ट मुझे नहीं दिखता कि कुछ हुआ है।
ओके, तो डिमांड में उस तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिला। डिमांड मौजूदा भाव पर भी मौजूद है, ऊंचे भाव पर भी खरीदारी हो रही है। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है कि डीलर्स की तरफ से लगातार डिस्काउंट दिए जा रहे हैं और भारत में फिजिकल बाजार में 6 महीने का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऊंचे भाव की तरफ से, डीलर्स की तरफ से दिया जा रहा है। अनुज जी, क्या आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स और निवेशकों को गोल्ड और सिल्वर के? देखिए, गोल्ड ने अभी रिसेंटली नया हाई बनाया है 59,914 का, और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1993 का यहाँ पर इसने हाई बनाया है। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव ट्रेंड लास्ट वीक भी कंटिन्यू था, वो मुझे लग रहा है कि आज भी कंटिन्यू रहेगा। हालांकि शाम को कोई मेजर डेटा ऐसा नहीं है, बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल यहाँ पर बना है, उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिला है। और जिस तरीके से गोल्ड अब टेक्निकल लेवल्स ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो लग रहा है कि जल्दी ही आपको ये गोल्ड $2,000 से लेकर $2,050 तक के लेवल दिखाता हुआ दिखाई देगा। और हमें लग रहा है कि जल्दी ही एमसीएक्स में 60,000 के लेवल यहाँ पर टेस्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो हमें लगता है कि खरीदारी का ही ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी करीबन 68,700 के आसपास चल रहा है, और हमें लगता है कि जल्दी ही ये 59,500 से लेकर 70,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर में करीबन $23 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो जो डॉलर में वीकनेस देखने को मिली है, उससे काफी हद तक गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिला है। और कहीं ना कहीं फिजिकल डिमांड जो है वो यहाँ पर इन लेवल से बढ़ती हुई दिखाई दी है। गुड़ी पड़वा भी है, और आगे आपको अक्षय तृतीया दिखाई देगी अप्रैल में, आगे नवरात्रि भी स्टार्ट है। तो फेस्टिवल सीजन थोड़े से स्टार्ट होते हुए दिखाई दी, जिससे जो खरीदारी है वो यहाँ पर लौटती हुई दिखाई देगी। तो हमारा मानना है कि अभी जो अनसर्टेनिटी वाला माहौल है, ये अभी थोड़ा सा रहेगा मार्केट में, और उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो जो रैली है गोल्ड की, वो यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि गोल्ड अब जल्दी ही हमें लग रहा है कि 60,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड और सिल्वर दोनों में जबरदस्त तेजी दिख रही। चांदी हालांकि शुरुआत सुस्त जरूर दिख रही थी, हल्की कमजोरी भी थी, लेकिन अब देखिए 310 रुपए ऊपर, 68,800 के ऊपर चांदी आ गई है। और गोल्ड तो नया रिकॉर्ड लगातार बना रहा है, 59,914 रुपए का आज का इंट्राडे हाई है एमसीएक्स पर सोने का। लेकिन चलिए, कच्चा तेल यहां पर भी जबरदस्त गिरावट दिख रही है। कच्चे तेल में भी अब $72 तक ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। रविंद्र जी, क्या सलाह देंगे? कच्चे तेल में क्या और गिरावट यहां से दिख रही है, और ब्रेंट क्रूड का भाव आप सेंस कर रहे हैं क्या $70 के नीचे भी जा सकता है? आप मेरे हिसाब से टेस्ट करेगा शायद $70, क्योंकि अगर हम WTI का चार्ट देखें तो $65 का एक 252 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, जहां से हमने पिछले वीक में एक छोटा सा एक बाउंस बैक देखा था। ओवरऑल मेरे हिसाब से सेंटिमेंट जो है वो अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि जो मेजर अभी जो ट्रिगर है वो बैंकिंग क्राइसिस को लेकर ही है, और उसके चलते डिमांड में थोड़ी सी कमी होने की चांसेस है बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी फियर्स। तो वही रीजन है जो अभी क्रूड में एक मोमेंटम ला रहा है, और हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम नीचे की तरफ ही हो सकता है। बट आई वुड बैंक ऑन $65 to $64 सपोर्ट। अगर वो ब्रीच नहीं होता तो फिर मुझे लगता है कि फिर से एक रेंज ट्रेडिंग बन सकता है क्रूड में, दैट इज फ्रॉम $65 to $72 इन केस ऑफ WTI। और अगर ब्रेंट की बात करें तो $70 से $78 के रेंज में ये ट्रेड कर सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक क्रूड में बेचने की सलाह है। ऊपर में 5640 का एक रेजिस्टेंस है, जब तक कि उसके ऊपर नहीं जाता हमें लगता है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक बार 5,420 तक के आने के चांसेस है। तो आई थिंक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बट फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव वॉच फॉर $65 सपोर्ट। अगर थोड़ा सा कुशन लेते हैं $64 के नीचे, अगर क्लोजिंग आ जाता है तो फिर इसमें और वीकनेस आ सकता है, अदरवाइज आई थिंक इट माइट ट्रेड साइड। अनुज जी, कच्चा तेल और एनजी काफी वॉलेटाइल हो चुका है, काफी गिरावट भी आ चुकी है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 195 रुपए तक फिसल चुका है, जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे अब टिका हुआ है। नेचुरल गैस देखिए 196 पर है। हालांकि आज गिरावट कम है, लेकिन लगातार यहां पर भी बिकवाली, और कच्चा तेल वहां पर तो बिकवाली चल ही रही है। पिछले हफ्ते 12% गिरने के बाद आज भी कमजोरी ही कच्चे तेल में दिख रही है। दोनों ही ट्रेड में कभी भी बाउंस बैक की भी संभावना बन रही है। ऐसे में ऑप्शन में कोई ट्रेड, कोई रणनीति, कोई हेजिंग की रणनीति आपके पास है क्या अनुजी, क्रूड और एनजी के लिए? विश्वनाथ जी, देखिए लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रेंट है वो करीबन 68 से लेकर 65 तक आ सकता है, तो उसी टारगेट की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव हुआ है क्रूड के अंदर। डिमांड जो है वो भी यहाँ पर एक डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है क्रूड में वो यहाँ पर बरकरार रहेगा। हालांकि यूएस की जो इन्वेंट्रीज लास्ट टाइम आई थी वो भी बढ़कर आई थी, जो कि इंडिकेट कर रही है कि जो सप्लाईज है वो यहाँ पर बढ़ेंगी। और कहीं ना कहीं क्रूड जो है यूएस भी काफी क्वांटिटी में ड्रिल करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे सप्लाईज यहाँ
पर बढ़ सकती हैं। तो ओवरऑल अभी जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से नेगेटिव टोन में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म जो बायस है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। हालांकि इंट्राडे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि प्राइस थोड़े ओवरसोल्ड जोन में है। तो यहाँ पर 5400 के आसपास मैं खरीदारी की सलाह दूंगा इंट्राडे में। स्टॉप लॉस 5270 का रहेगा, टारगेट 5600 तक हो सकता है। और अगर 5600 के आसपास मिले तो अगेन बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। वहीं अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें, ऑप्शन की अगर स्ट्रेटेजी की बात करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम करीबन एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। नीचे करीबन जो 5000 का पुट ऑप्शन है उसको खरीद सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऊपर में करीबन 5800 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो इस रेंज में मुझे लगता है कि मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा और काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो यहाँ पर प्रीमियम बढ़ने का चांसेस है। तो 5800 की कॉल और 5000 की जो पुट है उसको खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। यानी 5000 की पुट खरीदे और 58,000 की कॉल आप खरीद के स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। प्रीमियम के दाम बढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक साइड का प्रीमियम आपका डबल हो जाए, यही है ना अनुज जी? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि एक साइड का प्रीमियम आपको यहाँ पर डबल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी अगला महीना स्टार्ट होना है और यहाँ पर आपको अच्छी वॉलिडिटी देखने को मिलेगी। और अगर किसी को प्लेन वलीना ऑप्शन कॉल लेना है तो यहाँ पर 5000 का जो पुट ऑप्शन है उसको भी ले सकते हैं। चलिए अब क्रूड के बाद अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, क्योंकि बिकवाली यहां पर भी अब बढ़ती जा रही है। बेस मेटल्स की अगर आप चाल देखें तो कॉपर 750 रुपए के नीचे आ चुका है, 0.25% की गिरावट एमसीएक्स पर दिख रही है। जिंक की चाल देखिए, यहां पर भी 0.5% की गिरावट 256 रुपए के नीचे यहां पर। एल्युमिनियम में आधे % की गिरावट 203 रुपए के नीचे। लेड पर भी दबाव भी दिख रहा है 182 रुपए पे। बेस मेटल्स की बिकवाली क्या और तेज आपको होती दिख रही है क्या रविंद्र जी? अगर हो रही है तो क्या बेचना चाहिए यहां पर? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव कमोडिटीज है जैसे कि क्रूड एंड बेस मेटल्स, जो कि टोटली इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है जिसका मूव, सो आई थिंक उसमें एक डाउनसाइड कंटिन्यू रह सकता है। स्पेशली कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर में हमारा जो इमीडिएट टारगेट है वो अराउंड 747 745 का है। तो इसमें कोई भी अगर बाउंस बैक आता है टुवर्ड्स 52 53, इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इसमें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक जब तक कि 756 होल्ड है तब तक शॉर्ट में बने रह सकते हैं, क्योंकि 756 के ऊपर हो सकता है कि डे ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसके अलावा जिंक और एल्यूमिनियम में भी वीकनेस लग रहा है। एल्यूमिनियम में पॉसिबिलिटी है कि 202 से 201 तक के लेवल दिख सकते हैं। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक में अराउंड 254 से 252 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। रीजन अगेन बीइंग जो क्राइसिस चल रहा है और प्लस जो चाइना से जो ऑप्टिमिज्म थोड़ी सी फेड आउट हुई है, आई थिंक दैट इज इम्पैक्टिंग द प्राइजेस। और जो फेड का स्टांस है, हो सकता है कि एफओएमसी मीटिंग के बाद हम एक बाउंस बैक देखें, लेकिन तब तक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। अनुज जी, आप क्या पसंद कर रहे हैं बेस मेटल्स में? अगर किसी को ट्रेडिंग सलाह देनी है तो क्या, कहां पे क्या खरीदे और क्या बेचना चाहिए आज? देखिए बेस मेटल में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लास्ट वीक एक बाउंस बैक हमने देखा था। हालांकि बेस मेटल अगर आप देखेंगे तो थोड़े कंसोलिडेशन फेस में है। यहाँ पर हम लोअर लेवल पर एक खरीदारी लौटते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा बाय कॉल रहेगा। कॉपर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 747 में। स्टॉप लॉस 742 का लगा है, टारगेट 755 से लेकर 758 तक हो सकता है। वहीं अगर हम देखें तो जिंक में भी हमने लोअर लेवल से लास्ट वीक में रिकवरी देखी थी, तो करीबन 251 252 के आसपास खरीदारी करें। 248 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 258 तक देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, डिप अगर लेता है तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। साथ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखाई दिया है बेस मेटल का, जहां पर एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। तो टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि एक लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल सकती है, तो सपोर्ट के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। यानी ये व्यू है बेस मेटल्स में। कॉपर खरीदने की सलाह है 747 के आसपास, लोअर लेवल पर बाइंग की सलाह है। हालांकि जो भी ट्रेड करे, काफी वॉलेटाइल मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर का हो, क्रूड का हो, बेस मेटल्स का हो, हर जगह स्टॉप लॉस के बिना कहीं भी ट्रेड नहीं करें। मसालों की बात कर लेते हैं। फसल खराब होने की खबर से मसालों में तेजी दिख रही है। जीरे और धनिया में क्या लग रहा है आपको अनुज जी? क्या यहां से ये तेजी और बढ़ती दिख रही है या सिर्फ खबरों का असर है, बाकी फिर से गिरावट आ सकती है? देखिए अगर हम धनिये को देखें तो टेक्निकल चार्ट पे ओवरसोल्ड है, अच्छा खासा वॉल्यूम्स इस काउंटर में दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि जो बारिश हो रही है, प्री मानसून शावर जिसको हम बोल सकते हैं, वो हो रहे हैं यहाँ पर, जल्दी ही आपको बारिश देखने को मिली। उससे कहीं हद तक जो
क्रॉप इस टाइम खड़ी हुई है और जो मंडियों में आने को तैयार है उसको काफी नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके चलते हमें लगता है कि कोरिएंडर में एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारा बाय कॉल रहेगा। हमें लगता है जी कोरिएंडर में करीबन 7,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में 7,300 जी 7,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं जीरे के अंदर भी हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर में करीबन 34,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो मसालों में बारिश से थोड़ा नुकसान का अंदेशा है, जिससे खरीदारी का ट्रेड जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर में बना के चल सकते हैं। ओके, लेकिन बारिश की स्थिति क्या है, किस तरह की बारिश कहां पे हो रही है और आगे को लेकर क्या अनुमान है, इस तमाम डिटेल्स के साथ हमारे साथ आर.के. जेनामणि साहब हैं, वरिष्ठ साइंटिस्ट है आईएमडी से। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर जिस तरह से मौसम का कहर कुछ एग्री बेल्ट पर हुआ है, कई सारे फसलों को नुकसान हुआ है, जिसमें गेहूं, चना, सरसों, मसूर और स्पाइसेस की भी बात अभी हम कर रहे थे, वहां पर भी राजस्थान में काफी नुकसान हुआ है। आगे को लेकर मौसम का रुख क्या रहेगा, अगले आज से लेकर अगले 2-3 दिनों तक किन किन इलाकों में सर ओले गिरने की आशंका लग रही है और कहां बारिश की संभावना लग रही है सर? देखिए, अभी जो अगर मध्य प्रदेश का बात करें या फर्दर जो हमारा उत्तर भारत का बात करें, जैसे राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, ये आज एक दिन हम लोग जो है रखे हैं ऑरेंज अलर्ट में, क्योंकि यहाँ जो है आज बारिश हो सकता है या ओले भी गिर सकता है, थोड़ा चांस है। बट आगे से जो है फिर इम्प्रूव हो रहा है। फिर जो 23 या समथिंग लाइक दैट 23 और 24 को फिर ये जो उत्तर भारत में थोड़ा फिर एक वेट स्पेल है, दूसरा WD है। जैसे मेनली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न हिमालयन, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये एरिया में 23 तारीख की फिर एक स्पेल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, 23 नाइट या 24 सुबह। राजस्थान में भी हो सकता है। लेकिन अच्छा न्यूज ये है कि अभी कोई चांस नहीं है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, जो उड़ीसा, जहाँ सबसे ज्यादा ओले गिरा और काफी लंबा टाइम, जैसे 15 या 14 से ऑनवर्ड अप टू 19 जो खराब वेदर हुआ और कहीं कहीं विंड भी हुआ और हेवी रेन भी हुआ 3 दिन। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हुआ, छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा बारिश था। उड़ीसा में 18 तारीख को 140 मिलीमीटर तक रेन भी हुआ। तो जैसे हम लोग प्रेडिक्शन दिए थे, मतलब लंबा दिन में, और 5 से 10 दिन पहले एडवांस में भी बोले थे कि जो ये एरिया है इंक्लूडिंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ ओले भी गिरा, हेवी रेन कम हुआ, लेकिन ये सब जगह में थंडरस्टॉर्म और इवन दिल्ली में भी हुआ। तो ये सब जो वेदर ये तो हुआ और इसमें तो इम्पैक्ट तो हुआ होगा एग्रीकल्चर को, लेकिन मतलब लगभग ये अभी खत्म है। अभी आगे कोई ऐसे वेदर नहीं है, एक्सेप्ट जैसे मैंने बताया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वो 23-24 को फिर दोबारा शुरू हो रहा है। बाकी कोई राज्यों में बारिश का संभावना है नहीं है लंबा दिन तक। आपने कहा कि 23 से उत्तर भारत के कुछ राज्यों में फिर से बारिश हो सकती है, तो ये कब तक चलेगा, कितने दिनों तक का ये स्पेल होगा जो उत्तर भारत के लिए है? 23-24, जैसे 23 और 24 मार्च ऐसे ही चलेंगे। अदरवाइज बाकी हिस्सा में तो कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। अभी थोड़ा राहत है, मतलब मेनली हमारा जो महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस जगह में ऐसे कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं होगा नेक्स्ट 7 डेज तक, नेक्स्ट 7 से 10 डेज। और इस इलाका में अभी तापमान बढ़ेगा। अभी जो नॉर्मल से जो बहुत ही कम है, जैसे 34-33 चल रहा है, इंक्लूडिंग मुंबई ऑल्सो, अभी ये धीरे धीरे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर 38 तक आ सकता है। मतलब ये तापमान बढ़ेगा। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और जो मराठवाड़ा, विदर्भ, ये बढ़ेगा, लेकिन बारिश का कोई संभावना नहीं है। ओके, यानी बारिश की संभावना इन राज्यों में नहीं है, खास करके महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ का जो स्पेल था वो अब खत्म हो चुका है। हालांकि उत्तर भारत में 23 से लेकर 1-2 दिनों तक वहां और बारिश हो सकती है, फिर वहां पर वापस से तापमान ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर आप हार्वेस्टिंग का काम किसान शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया जेनामणि साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और मौसम का अपडेट किसानों को, ट्रेडर्स के लिए दिया। चलिए वापस से लौटते हैं, अब एग्री मार्केट में ही ग्वार की बात कर लेते हैं। अनुज जी, ग्वार में अगर किसी ट्रेडर्स को सलाह अगर आप देना चाहेंगे, हालांकि ग्वार के दाम काफी तेजी से अब नीचे आ रहे हैं, क्या लग रहा है ये गिरावट और बढ़ेगी? ग्वार सीड देखिए 5400 तो फिसल चुका है। देखिए, ग्वार अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि लास्ट वीक में थोड़ी गिरावट थी। तो ये लेवल जो है मुझे लगता है कि थोड़े से बाउंस बैक के रहेंगे। यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। 5424 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 5650 से लेकर 5700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि जिन्होंने बिकवाली कर रखी है वो यहाँ पर एक बार कवर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस ओवरसोल्ड जोन में और जो बारिश है उससे काफी हद तक इम्पैक्ट भी रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इनको अभी जिन्होंने बिकवाली कर रखी है वो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं और भावों में एक उछाल मुझे लग रहा है कि 5650 से लेकर 5700 तक देखने को मिल सकता है।
शुक्रिया अनुज जी आपका और रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।